Hello everyone, welcome back. I am Asutosh and you watch my YouTube channel. Today I discuss about periodic table. आज हम लोग एक केमिस्ट्री के क्लासेस करने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे जो काफी इम्पोर्टेंट है। ढेर सारे एग्जाम्स, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो वो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में हम लोग आज पढ़ेंगे आवर्तों का, तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ था, एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, उसमें किन किन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया और उन्होंने कैसे प्रयास किया तत्वों का वर्गीकरण करने का। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके पहले वाले जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री के एक और क्लासेस जो चला गया है, निकल चुका है यहाँ से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, उसमें बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया गया था कि केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज होते हैं और कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के दो ब्रांचेज होते हैं। एक होता है केमिस्ट्री का जो डिस्कवर किया था, जो जन्मदाता था, फादर जो थे वो तो जी लेबोजियर साहब। केमिस्ट्री के जो फादर थे वो जी लेबोजियर साहब थे। और केमिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिंदी होता है उसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं और इनऑर्गेनिक का जो हिंदी होता है उसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन में हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं और इनऑर्गेनिक में सभी अकार्बनिक तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री का जो ये चैप्टर जो है, आवर्त तालिका जो है, आवर्त सारणी जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है, वो जो है आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहली बात ये आता है कि आवर्त सारणी किसे कहते हैं, आवर्त सारणी का डिफिनीशन क्या होता है। आवर्त सारणी का डिफिनीशन होता है कि किसी विशेष गुण के आधार पर तत्वों को एक ऐसी व्यवस्था निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थों को एक आवर्त तालिका के द्वारा अलग अलग फिट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। या एक और आपको डिफिनीशन बताते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए टेबल आर नोन एज द पीरियडिक टेबल। ठीक है, पीरियडिक टेबल अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण का जो काल था, जो स्टार्टिंग का जो पीरियड था, वो 19वीं शताब्दी में ही तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास शुरू हो गया था। ठीक है, उस समय जो टोटल जो तत्व थे वो 21 तत्व थे। लेकिन जब ये डिस्कवर हो रहा था तो पहला प्रयास, तत्वों का वर्गीकरण का पहला प्रयास जो किया J.W. डोबेराइडे ने किया था। इनका जन्म 1780 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1849 में हुआ था। लेकिन इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको आवर्त सारणी का डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो फिर आप कलम और कॉपी लेके बैठेंगे, जो भी मैं यहाँ से डिफिनीशन लिखाऊंगा उसको आप नोट करते जाएंगे, आप अपना नोट्स बना लेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिएगा, किसी विशेष गुण के आधार पर पदार्थों को, किसी विशेष गुण के आधार पर, किसी विशेष गुण के आधार पर पदार्थों को एक व्यवस्थित ढंग से सजाना आवर्त तालिका या सारणी कहलाता है। या दूसरा डिफिनीशन आप लिखेंगे, ये यहां से डिफिनीशन हो गया। एक और डिफिनीशन लिखाते हैं, तत्वों को एक विशेष गुण के आधार पर, तत्वों को एक विशेष टेबल के माध्यम से, तत्वों को एक विशेष टेबल के माध्यम से उसके गुण के अनुसार सजाना आवर्त सारणी कहलाता है। या इंग्लिश मीडियम में आप लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए टेबल आर नोन एज पीरियडिक टेबल। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए टेबल आर नोन एज पीरियडिक टेबल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तत्वों का सबसे पहला जो तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास जो किया गया था वो किया गया था J.W. डोबे राइनर के द्वारा। अब J.W. डोबे राइनर का पूरा नाम जो होता है जोहान्स वुल्फगांग डोबे राइनर। ये जो थे जर्मन के साइंटिस्ट थे और इनका जन्म जो हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था 1849 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रयास किया गया था तत्वों का पहला जो वर्गीकरण का पहला प्रयास जो किया गया था वो 19वीं शताब्दी में किया गया था। 19वीं शताब्दी, देखिए 19वीं शताब्दी में ही तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास शुरू हो गया था। लेकिन उस समय जो ज्ञात तत्व जो थे वो थे आपको 21। उस समय उतना तत्व का ये नहीं हो पाया था, आविष्कार नहीं हो पाया था, ज्ञात नहीं हो पाया था, लोग नहीं जानते थे उसके बारे में। लेकिन समय बदलते गया, हालात बदलते गए और नए नए चीजों का खोज होते गया। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या पता कहीं पे कुछ दूसरा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। इनका पूरा नाम था जोहान्स वुल्फगांग डोबे राइनर और ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। अब इनके क्वालिफिकेशन, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग यहाँ आए हैं तो इस टॉपिक को, इस बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे तो इनके बारे में टोटल हम लोग जान लेते हैं। लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं यहाँ से आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए इनका एजुकेशन जो था, क्वालिफिकेशन जो था, ये जर्मन के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान के ये क्या थे? औषधि विज्ञान का अध्ययन किया था। कहाँ पे? जर्मन के म्यून्सबर्ग में इन्होंने क्या किया था? औषधि विज्ञान का अध्ययन किया था। उसके बाद इन्होंने स्ट्रासबर्ग में क्या किया था? रसायन विज्ञान का अध्ययन किया था। रसायन विज्ञान का अध्ययन किया था और जेना विश्वविद्यालय में इनको क्या किया गया? रसायन के प्रोफेसर के पद पे इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने सबसे पहले प्लेटिनम धातु को उत्प्रेरक के रूप में खोज किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्लेटिनम धातु को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में खोज किया। उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लॉ ऑफ ट्रेड्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इन्होंने जो लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था उसका वो कौन सा था? ठीक है, उसमें कौन कौन से तत्व थे और चलिए आगे बढ़े। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। लॉ ऑफ ट्रेड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए त्रिक सिद्धांत, यहाँ पे मैंने लिखा त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत का मतलब होता है थ्री, यानी ट्रेड्स का मतलब होता है थ्री, यानी तीन। डोबे राइनर ने क्या किए कि तीन तत्वों के लिए क्या किए? तीन तत्वों के लिए। ये डोबे राइनर जो तत्वों का वर्गीकरण का जो शुभारंभ किया था वो ईस्वी सन, थोड़ा सा हम बता दें कि इन्होंने 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास किया था। ठीक है, 1817 ईस्वी में, और इन्होंने इस पे वर्क करते करते कहां तक पहुंच गए? 1829 ईस्वी तक पहुंच गए। कब तक पहुंच गए? 1829 ईस्वी तक। इन्होंने 17 में स्टार्ट किया और 29 तक पहुंच गए। ठीक है, तभी जाके इनका जो ट्रेड था वो फ्लॉप कर गया। ठीक है, इतना मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी अगर कोई असफल रहता है तो फिर सोचने वाली बात होती है। चलिए आगे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे कि इनका ट्रेड जो था कैसे असफल हो गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए जब ये ट्रेड्स बना रहे थे तो टोटल एलिमेंट कितने थे? आपको 21। ठीक है, एलिमेंट उस समय ज्ञात तत्व कितने थे? 21 तत्व जो थे उनको 21 तत्वों को लेके इन्होंने क्या किया? अपना आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने थे? 21। अब देखिए इन्होंने सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ ट्रेड का सिद्धांत दिया, त्रिक सिद्धांत दिया। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? थ्री। इन्होंने क्या किया कि अपने सारणी में तीन तीन तत्वों को लिए। ठीक है, तीन तीन तत्वों को लेकर के उन्होंने क्या किया? एक सारणी बनाया और इनके थोड़ा सा प्रिंसिपल के बारे में, इनका सिद्धांत क्या था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा कि समान गुण धर्म वाले तत्व एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। इनके जो ट्रेड्स थे उनमें समान गुण धर्म वाले, एक समान का जो जितने भी एलिमेंट थे उनको एक समूह में रखने का प्रयास किया गया
और उसमें कितने तत्व थे? तीन तीन तत्वों को एक समूह बनाया गया, मात्र तीन ही तत्वों का क्या किया गया? समूह बनाया गया। और इन समूहों को तीन तीन जो ये समूह बनाया गया था, इन समूह को हम लोग कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए इस त्रिक सिद्धांत में उन्होंने किन किन चीजों का ध्यान रखा? उस त्रिक सिद्धांतों में उन्होंने कहा कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखने पर बीच वाले तत्व परमाणु भार अन्य दो परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? लगभग औसत होते हैं। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट के क्या किए? इन्होंने एलिमेंट के क्या किए कि एटॉमिक मास को पकड़ के इन्होंने वर्गीकरण किया। ठीक है। क्या किया? एटॉमिक मास को पकड़ के। अब देखिए एटॉमिक मास, इन्होंने एलिमेंट के क्या किया कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि जो ट्रेड बनाए उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स का जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम था उसको पहले रखे, उससे ज्यादा वाला को बाद में रखे, उससे ज्यादा वाला को बाद में रखे। उन्होंने जो ट्रेड बनाया कि तत्वों के उसके एटॉमिक मास के आरोही क्रम में सजाया। क्या किया? आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सजाया और तीन तीन तत्वों का क्या किया? एक समूह बनाया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अब आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान, इसको हिंदी में हम लिख दिए, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। एटॉमिक मास कैसे निकालना है? एटॉमिक मास निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या को ऐड कर देते हैं, परमाणु भार निकल जाता है। अब बात यह आता है कि एटॉम जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, परमाणु के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए परमाणु जो होता है, मान लेते हैं कि ये एटम्स हैं। ठीक है। मान लेते हैं ये एटम्स है। ठीक है। अब एटम्स के नाभिक में, एटम्स के केंद्रक में, एटम के ये केंद्रक हो गया। ठीक है। एटम के ये केंद्रक हो गया। अब बात यह आता है कि एटम के केंद्रक में कौन कौन सी चीज रहते हैं? एटम के केंद्रक में आपको बता दें कि आपको एटम के केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर क्या करते रहता है? चक्कर काटते रहता है। इसके केंद्रक में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और इसके परमाणु के चारों तरफ जो है चक्कर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहता है। ठीक है। ये हो गया आपका परमाणु हो गया। ठीक। इसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से, परमाणु के केंद्रक में कौन कौन से चीज विद्यमान रहते हैं, कौन सी चीज विद्यमान रहते हैं? तो आप बताएंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब जोड़ देते हैं तो इसका एटॉमिक भार निकल जाता है। ठीक है। तो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रेड्स के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से तत्वों को लेकर के ट्रेड्स बनाए, उसको ट्रेड के बारे में। और इन्होंने कहा था कि अगर हमको क्या करना है, अगर इन्होंने कहा डेफिनेशन के बारे में, तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास अगर निकालना है तो पहले वाले तत्व और लास्ट वाला तत्व के एटॉमिक मास को जब हम क्या करते हैं कि उसको 2 से डिवाइड करते हैं या उसका औसत निकालते हैं, तो बीच वाले जो एलिमेंट्स होता है उसका क्या होता है? लगभग एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो इस तरह से इन्होंने वेरिएबल किया। तो हम क्या करते हैं, अभी इनके जो ट्रेड्स बनाए गए थे, इनका जो सारणी बनाया गया था उसको बनाते हैं और उसके बाद उससे समझने की कोशिश करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका जो ट्रेड था, डोबेराइनर का ट्रेड जो था यही था। ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। इन्होंने कहा था कि अगर आप इस ट्रेड्स का किसी एक तत्व के बारे में आप जानते हैं या पढ़ लिए तो आपको दूसरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी के गुण और धर्म के अनुसार सभी तत्व होंगे। लेकिन इन्होंने एक और चीज बताया था कि इसके सारणी के जितने भी तत्व थे उनको उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था। अब देखिए यहाँ पे
लिथियम का एटॉमिक मास जो है 6.94 है, सोडियम का 22.99 है, पोटेशियम का 39.098 है। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो इनके जो ट्रेड थे, इनमें तत्वों को क्या किया गया था, उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था और इनका जो गुण धर्म था एक दूसरे से मिलता जुलता था, समान गुण धर्म वाले थे। पर दूसरा इन्होंने बताया था कि अगर आपको बीच वाले का एटॉमिक मास निकालना है तो दोनों वाले मास को, दोनों पहला वाला और लास्ट वाला का एटॉमिक मास का जब हम लोग क्या करते हैं कि उसको औसत निकालते हैं तो बीच वाला का औसत जो होता है लगभग बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे बराबर होता है, थोड़ा सा हम लोग ये चर्चा करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि आपका लिथियम, ठीक है, दूसरा क्या है आपका सोडियम और चौथा क्या है पोटेशियम। यहां पे लिख देते हैं, हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत है इसे। पहला क्या है, लिथियम है, लिथियम। उसके बाद Na क्या है, सोडियम, और ये क्या है, पोटेशियम। इसका एटॉमिक मास कितना है, 6.94 है। कितना है, 6 लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 6.94। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, लगभग 7 मान लेते हैं। ठीक है, और सोडियम का कितना है, 2.99 है, तो 23 मान लेते हैं। ठीक, पोटेशियम का कितना है, 39 है, 39 मान लेते हैं। ठीक, अगर हमको क्या करना है, सोडियम का एटॉमिक मास फाइंड करना है, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास निकाल के 2 से भाग देते हैं तो हमारा सोडियम का एटॉमिक मास निकल जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 + 39/2 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हुआ, 16 का 6 हाथ में 1 3 1 4, 46 बटा कितना हुआ 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23। तो ये 23 जो है सोडियम के मास के बराबर है। यही इन्होंने अपने ट्रेड में समझाने की कोशिश किया था। ठीक है, बस इतना ही है। अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं। देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, ये तीनों तत्व जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट्स जो है ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। ये क्या है, ये तीनों जो है क्या है, सॉफ्ट मटेरियल, और ये क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, अब देखिए इनका ट्रेड्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इनके ट्रेड्स, अब देखिए इनको तो क्या किए, बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए। ठीक है, इनके बढ़ते हुए, इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। ये भी क्या है आपका बढ़ते हुए क्रम में, ये भी क्या है आपका बढ़ते हुए क्रम, ये क्या है बढ़ते हुए क्रम, ये भी क्या है बढ़ते हुए क्रम। टोटल इनका जो एलिमेंट्स था इनके ट्रेड का सब क्या था, बढ़ते हुए क्रम में था। ठीक है, सब क्या है बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन ये पहला जो था ये क्या था, सक्सेस था, दूसरा क्या था, सक्सेस, तीसरा सक्सेस, चौथा सक्सेस और पांचवा क्या था, इनका फेलियर था। यहाँ पे पांचवा में क्या कर गया, फेल कर गया, पांचवा में जाके क्या कर गया, ये फेल कर गया। अब देखिए ये कैसे फेल कर गया, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग, इन्होंने बताया कि अगर पहला का एटॉमिक मास और लास्ट वाला का एटॉमिक मास जब हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो तीसरा वाला जो बीच वाला जो एटॉमिक मास है उसके लगभग बराबर होता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका एटॉमिक मास निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं 14 + 74/2 करते हैं तो ये इसको वैरी नहीं करता है, इसको क्या करता है, वैरी नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक है, यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोबिन आयरन के आवर्त सारणी का पहला जो तत्व थे वो किस तरह के थे। तो पहला तत्व जो थे ये क्या थे, सॉफ्ट मटेरियल थे, सॉफ्ट थे। ठीक, पूछता है कि पहला ट्रेड का जो एलिमेंट्स थे वो गुण धर्म में कैसे थे। तो उनसे कहा जा सकता है कि इन्हीं गुण धर्म में क्या थे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या करते थे, गुड कंडक्टर थे। ठीक, पूछ सकता है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, पहला ट्रेड में कौन थे, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम थे। ठीक, और ये पूछ सकता है कि उनका कौन सा ट्रेड जो था वो फेलियर हो गया, तो पांचवा ट्रेड जो था उनका क्या हो गया, फेलियर हो गया। ठीक है,
पांचवा जो था वो क्या हो गया, फेलियर हो गया। पहला सक्सेस था, दूसरा सक्सेस, तीसरा सक्सेस, चौथा सक्सेस और पांचवा फेलियर हो गया। आगे क्वेश्चन ये पूछता है कि इनका ट्रेड जो था, इनका ट्रेड इनके ट्रेड का शुरुआत मतलब शुरू कब किया गया था। इनके ट्रेड का शुरुआत जो किया गया था आपको 1817 ईस्वी में किया गया था। 1817 ईस्वी में 1817 में शुरुआत किया गया था। पूछ सकता है कि डोबेनायर के समय में तत्वों की संख्या कितनी थी। तो डोबेनायर के समय में तत्वों की संख्या 21 थी। बस इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, नया देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।